नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए आपके आज का मॉडल पेपर के। जी हाँ दोस्तों, ये आपका नया मॉडल पेपर है जिसमें दोस्तों आपको हिंदी प्लस ईवीएस के मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों हिंदी से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों इनकी पूरी संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को हिंदी में शामिल किया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिल सके जिससे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी का कि सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। आपको बताना है दोस्तों कि जब सभी विधियां असफल हो जाती है तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए। उद्बोध विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रवचन विधि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब सभी विधियां असफल हो जाती है तो हमें प्रवचन विधि, कौन सी विधि, प्रवचन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रवचन विधि। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गद्य का शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द, शुक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना या उपरोक्त सभी। दोस्तों निम्नलिखित में से जो गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य ज्ञानात्मक है वो है आपका छात्रों को शब्द, शुक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना और छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना। ये ए बी सी तीनों ही आपके गद्य के शिक्षण उद्देश्य का ज्ञानात्मक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में से वह कौन सा गुण है जो शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व या शैक्षिक सह शैक्षिक क्रियाओं में रुचि। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नांकित में से वह कौन सा विशिष्ट गुण है जो शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक होता है। वो है आपका कौन सा गुण दोस्तों, प्रभावशाली व्यक्तित्व। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ही वह गुण होता है जो शिक्षक को प्रेरणा स्रोत बनाने में सहायक होता है। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। बहुत ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कि स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। स्वर का, पूर्ण ध्वनियों का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जो जन्म होता है वो किसका जन्म होता है दोस्तों, पूर्ण ध्वनियों का होता है। किसका होता है, पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना, आनंद का संचार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भावों की अनुभूति कराना। क्या होता है दोस्तों, भावों की अनुभूति कराना ही कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आधि व्याधि युग्म का अर्थ होता है, ये भी दोस्तों मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि व्याधि युग्म का अर्थ होता है सांसारिक कष्ट, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट या आध्यात्मिक कष्ट, सांसारिक कष्ट। आपको बताना है दोस्तों कि आदि व्याधि युग्म का अर्थ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट। आदि व्याधि युग्म का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार या रूप हैं धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ, घटना प्रधान कहानियाँ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शैली और उद्देश्य की दृष्टि से जो कहानियों के प्रकार या रूप हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ भी हैं और घटना प्रधान कहानियाँ भी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। आपको बताना है कि निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाला भाषा कौन सी होगी, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा। तो दोस्तों जो निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो कौन सी होगी, सभी को पता है मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है, ये मातृभाषा होती है जो निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि वह कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आती है। चित्र रचना विधि, शब्द प्रधान विधि, सूत्र विधि या खेल विधि। तो दोस्तों वो कौन सी विधि है जो रचना शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं है या रचना शिक्षण विधि नहीं है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, सूत्र विधि। कौन सी विधि है? सूत्र विधि। बाकी चित्र रचना विधि, शब्द प्रधान विधि और खेल विधि, ये तीनों ही आपके विधि रचना शिक्षण की विधि के अंतर्गत आती है, सूत्र विधि नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक व्याकरण पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ या उपरोक्त सभी। दोस्तों जो व्याकरण शिक्षण पाठ के जो प्रकार होते हैं वो आपके औपचारिक व्याकरण पाठ भी होते हैं, व्यवहारिक व्याकरण पाठ भी होते हैं और प्रासंगिक व्याकरण पाठ भी होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कविता का मुख्य लक्ष्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना, उच्चारण दोषों को सुधारना, भाषा एवं सहानुभूति करना, कविता का सरलार्थ बताना। तो दोस्तों जो कविता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कविता का सरल अर्थ बताना। क्या होता है दोस्तों? कविता का सरल अर्थ बताना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। आपको बताना दोस्तों कि माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली कौन सी है या क्या है? अर्थबोध, गीत, व्याख्या या उद्दीपन। तो दोस्तों क्या होती है माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली? व्याख्या। क्या होती है दोस्तों? माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षण प्रणाली होती है कविता की वो होती है व्याख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इस वाक्य में बनारसी शब्द में विशेषण है। आपको बताना है दोस्तों कि बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। इस वाक्य में आपको बताना है कि जो बनारसी जो इस वाक्य की विशेषता बता रहा है उसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या परिमाणवाचक। दोस्तों ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा विशेषण दिख रहा है आपको? वो है आपका गुणवाचक, क्योंकि उस साड़ी की ये गुण बता रहा है कि यह साड़ी बनारसी है। तो आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणात्मक विशेषण हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। विद्यालय समुन्नयन, योजना प्रभारी, गृह कार्य की जांच प्रभारी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों के आयोजन प्रभारी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विद्यालय में जो मातृभाषा हिंदी शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका होनी चाहिए वो आपकी विद्यालय समुन्नय योजना प्रभारी में होनी चाहिए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। आपको बताना है दोस्तों कि उद्देश्यनिष्ठ जो मूल्यांकन होता है उसकी विशेषताएं क्या होती है? वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की जो विशेषताएं होती है वह वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी भी होती है, व्यापकता और व्यवहारिकता भी होती है और विश्वसनीयता और वैधता भी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघीय या सहसंघीय भाषा, विदेशी भाषा, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी वो होगी आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और संघीय भाषा या सहसंघीय भाषा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न होने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। रेखा चित्र, कार्टून, चित्र विस्तारक या प्रतिरूप या मॉडल। तो दोस्तों किसी भी कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट ना जब संभव ना हो तो इस ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? वो उचित होगा दोस्तों आपका मॉडल या प्रतिरूप के रूप में उसे प्रयोग करना या उसे दिखाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मातृभाषा के पक्ष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि मातृभाषा के पक्ष होते हैं। भाषीय पक्ष, भाषीय व साहित्यिक पक्ष, साहित्यिक पक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मातृभाषा के जो पक्ष होते हैं वो भाषीय एवं साहित्यिक पक्ष दोनों ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि मातृभाषा के कौन कौन से पक्ष होते हैं? भाषीय एवं साहित्यिक पक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 19 है, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है लेखन द्वारा, खेल खेल में, चित्र द्वारा या संवाद द्वारा। तो दोस्तों साहचर्य विधि में जो भाषा की जो आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है वो कैसे की जाती है? खेल खेल में प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, कैसे प्रदान की जाती है? खेल खेल में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा प्रगति पद की बाधक है। तो दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा कि मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प कौन सा नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। यह कथन जो है यह मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। बाकी आपके ए बी सी तीनों ही कथन आपके मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक है। ध्वन्यात्मक है, कलात्मक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि है वो अन्य लिपि की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है? वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिकतर लाभकर होता है? प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, डाल्टन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की वह विधि जिसका प्रयोग अधिकतर लाभकर होता है वह विधि है आपकी कौन सी? खेल विधि। कौन सी विधि दोस्तों? खेल विधि अधिकतर क्या होती है? लाभकारी होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वह लड़का शरीफ है। इस वाक्य में शरीफ क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि वह लड़का शरीफ एक वाक्य है। इसमें बताना है कि शरीफ क्या है, शरीफ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, अवयव है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो दोस्तों सभी को पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि वह लड़का शरीफ है में जो शरीफ शब्द है वो क्या है? वो विशेषण है, क्योंकि वो लड़का किसकी विशेषता बता रहा है? वह शरीफ शब्द जो है वो लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह शरीफ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर है। आपको बताना है दोस्तों कि विवृत जिह्वा द्वारा जो उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर कौन सा है? आ, ई, अ या उ? दोस्तों वो शब्द कौन सा है विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला? अ। कौन सा है? अ जो है वो विवृत जिह्वा द्वारा उत्पन्न होने वाला हिंदी भाषा का स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, शताधीश, स्वप्नभंग या गंगाजल? तो दोस्तों जिस शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है वह शब्द आपका कौन सा है? आपको बताना है। वो है दोस्तों आपका वाहनारूढ़। कौन सा है? वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र या इनमें से सभी या ये सभी? तो दोस्तों हिंदी शिक्षण को जो उन्नत बनाने का जो साधन है वो है आपका श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक और मानचित्र। ये तीनों ही आपके हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने के साधन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी या इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का तत्व है। नाटक का तत्व है वस्तु का तत्व, कथोपकथन, अभिनय या ये सभी? तो दोस्तों जो नाटक का जो तत्व है वो आपका वस्तु का भी तत्व होता है, कथोपकथन भी होता है और अभिनय भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नाटक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है? समवाय विधि, निर्देश विधि, स्व अध्याय विधि या आदर्श विधि? तो दोस्तों कौन सी विधि है? सम्मिलित रूप कौन सा है तर्क विधि और मंत्रणा विधि का? वो है आपका स्व अध्याय विधि। कौन सा है? स्व अध्याय विधि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट एमपी एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कि अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया है। एच स्वीट ने, थार्नडाइक ने, महाकवि मार्ग ने या
कवि वृंद ने। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार, किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया दोस्तों थार्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, थार्नडाइक के द्वारा किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिम आच्छादित शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। तो दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा, हिमाच्छादित यानी हिम प्लस आच्छादित, यानी यहाँ अ और आ मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों, हिंदी के 30 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं पर्यावरण के मोस्ट एमपी 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, केवल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है और पर्यावरण का पहला प्रश्न है कि नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है, अभिगमन द्वारा, प्रतियोगिता द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा या जलवायु द्वारा। तो किसी भी नए समुदाय का दोस्तों किसी भी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है, किसके द्वारा, वो होता है दोस्तों आपका अभिगमन के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिगमन द्वारा ही नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जो अनुक्रमण प्रोसेस होती है उसमें निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं, सबसे निर्णायक भूमिका, मृदा, समुदाय, जलवायु या जैविक घटक। दोस्तों अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं, वो निभाते हैं आपके जलवायु। जलवायु जो है वो अनुक्रमण में जो है वो सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है, चरम समुदाय में, क्रमकी समुदाय में, नवीन समुदायों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है वो किस में देखी जाती है, नवीन समुदाय में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है यह क्वेश्चन बार बार, कि सबसे कम जैव विविधता किस में देखी जाती है, जो नवीन समुदाय रहते हैं उनमें सबसे कम जैव विविधता देखने को मिलती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। आपको बताना है कि कौन सी केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविज़न। दोस्तों केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन सा आएगा, वो आएगा आपका चार्ट। जो कंप्यूटर है वो दृश्य श्रव्य है, ये केवल श्रव्य है, टेलीविज़न भी दृश्य श्रव्य है। तो आपका केवल दृश्य में क्या आ जाएगा, जो चार्ट होता है वह केवल दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या टेलीविज़न। सभी को पता है दोस्तों कि केवल श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत कौन सा आएगा, वह आएगा आपका रेडियो। कौन सा आएगा दोस्तों, रेडियो जो है वो केवल श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य और श्रव्य दोनों है, कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो या पुस्तक। दोस्तों सभी को पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो दृश्य और श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। बाकी चार्ट आपका केवल दृश्य है, रेडियो केवल श्रव्य है, पुस्तक केवल दृश्य है। दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय किसका सर्वाधिक प्रयोग अच्छा हो सकता है, चित्र, चार्ट, नमूना या कंप्यूटर। तो दोस्तों दूर स्थित किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में शिक्षण के समय जिसका प्रयोग सर्वाधिक उत्तम या सर्वाधिक अच्छा हो सकता है, वो किसका प्रयोग हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है नमूने का। किसका, या मॉडल या नमूने का हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न या सभी। तो दोस्तों जिससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है वो आपका कंप्यूटर, रेडियो और टेलीविज़न तीनों ही है। इन तीनों से बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है, कंप्यूटर, रेडियो, वास्तविक पदार्थ या टेलीविज़न। तो दोस्तों कौन सबसे सर्वाधिक सहायक हो सकता है, वो है आपका वास्तविक पदार्थ। कौन हो सकता है, वास्तविक पदार्थ जो है वो बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करने तथा उनके अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायक हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए,
जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली या बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। दोस्तों ये अबालक नहीं है, केवल बालक है ये। तो दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होना चाहिए दोस्तों? देखिए पहले तो कैसी होना चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक भी होना चाहिए और बालकों की रुचि को बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो ये ऐसी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कि बालकों को विचलित करने वाली नहीं होना चाहिए दृश्य श्रव्य सामग्री। निम्नलिखित में से स्पर्धा है धनात्मक पारस्परिक क्रिया, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, विरोध क्रिया या सहजीवन। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि स्पर्धा या जो कंपटीशन है वो क्या है, धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है, विरोध क्रिया है या सहजीवन क्रिया है। तो दोस्तों ये क्या है आपकी एक जो कंपटीशन या स्पर्धा है वो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है मैंग्रोव वनों में जरायुजिता का परिणाम होता है। आपको बताना है दोस्तों कि मैंग्रोव वनों में जरायुजिता का परिणाम क्या होता है। अंतरजातीय स्पर्धा, एक दूसरे पर एरिलोपैथिक प्रभाव, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंग्रोव वनों में जो जरायुजिता का परिणाम होता है वो होती है अंतरजातीय स्पर्धा। क्या परिणाम होता है इसका? अंतरजातीय स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है भ्रमण, नमूना, कंप्यूटर या चार्ट। दोस्तों बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता में जो सबसे सर्वाधिक मदद करता है वो क्या है? वो है दोस्तों आपका भ्रमण करना। क्या है? भ्रमण करना। भ्रमण करना जो है वो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग का एक प्रमुख समस्या है, अधिक खर्चीली है, अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है या बहुत प्रभावी है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की एक प्रमुख समस्या है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। क्या करती है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको नकारती है। तो ये इसका एक प्रमुख समस्या है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? मंद शारीरिक विकास, स्थिरता, सामवेगिक कठिनाई या सहपाठियों के साथ संबंध। दोस्तों पिछड़े बालक के संबंध में निम्न में से जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है वो है आपकी स्थिरता। क्या? स्थिरता जो है वो शिक्षण संबंधी समस्या के अंतर्गत नहीं आती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। डिस्लेक्सक, प्रतिभाशाली, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले या औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले को। दोस्तों किसको नहीं दिया जा सकता? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभाशाली बालकों को जो है वो उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। दोस्तों पारितंत्र का जो गतिक हृदय कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। याद रखिएगा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन है। पारितंत्र में होती है ऊर्जा हानि, खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ, खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि या ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पारितंत्र में क्या होता है? दोस्तों पारितंत्र में जो है वो ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। याद रखिएगा पारितंत्र में ऊर्जा व खनिज दोनों की ही हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी या प्रकाश संश्लेषी पादप। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आज का। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में न लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक न देखा जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना हो। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब आपकी ए, बी, सी तीनों ही कंडीशन अप्लाई होती होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन है। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा,
रैखिक, उल्टा या अनियमित। दोस्तों घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो होता है दोस्तों हमेशा सीधा होता है। ये सीधार लिखा गया है गलती से, ये केवल सीधा है। तो कैसा होता है? याद रखिएगा, सीधा होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? भूगर्भ चक्र, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। 53 नंबर क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है पौधों और पौधों के बीच, पौधों और जंतुओं के बीच, जंतुओं और सूक्ष्म जंतुओं के बीच या पौधों और सूक्ष्म जंतुओं के बीच, उपरोक्त सभी के बीच। दोस्तों जैविक समुदाय में जो निरंतरता पाई जाती है वो पौधों और पौधों के बीच भी पाई जाती है, पौधों और जंतुओं के बीच भी पाई जाती है, जंतु सूक्ष्म जंतु या पौधों और सूक्ष्म जंतु दोनों के बीच में पाई जाती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के बीच। 54 नंबर को, शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं परभक्षी में, एक ही पोषण द्वितीय वर्ग में, द्वितीयक उत्पादक में या ए और सी दोनों में। तो दोस्तों जो शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं वो करते हैं परभक्षी में और द्वितीय उत्पादक में, दोनों में ही किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए व सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतरजातीय स्पर्धा उन फसल वाले खेतों में देखी जा सकती हैं जहां पर पौधे सघन रूप में लगे हों, दूर दूर लगे हो, क्रमबद्ध ढंग से लगे हो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतरजातीय स्पर्धा जो है वो उन फसलों वाले खेतों में देखी जाती है जहां पर जो पौधे हैं वो किस तरह से लगे हों? सघन रूप में लगे हों, वहां पर अंतरजातीय स्पर्धा देखने को मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में पादप परजीवियों को वर्गीकृत करते हैं शाकाहारियों में, मांसाहारियों में, सर्वाहारी में या अपचायक में। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो पादप हैं वो परजीवियों को किस में वर्गीकृत करते हैं? वो करते हैं दोस्तों शाकाहारियों में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शाकाहारियों में परिवर्तित करते हैं। तो आपका आंसर वर्गीकृत करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा, ए बी सी तीनों के ही द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है अभिगमन, अस्थापन, एकत्रीकरण या उपरोक्त सभी। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में होता है, क्या होता है? अभिगमन, स्थापन, एकत्रीकरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण में अभिगमन, स्थापन और एकत्रीकरण तीनों ही क्रियाएं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जल क्रमक में जल पादप प्लवक अवस्था के बाद आती है। आपको बताना है कि जल क्रमक में जल पादप प्लवक के बाद कौन सी अवस्था आती है? निगमनीय अवस्था, रीड स्वाम्प अवस्था, निर्गत अवस्था या वन स्थलीय अवस्था। तो दोस्तों कौन सी अवस्था आती है? वो आती है आपकी निगमनीय अवस्था। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, निगमनीय अवस्था के बाद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। एक क्षेत्र के वनस्पतियों का समूल विनाश वन की आग द्वारा होता है, तब वहाँ पर अनुक्रमण प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कौन सा समुदाय प्रकट होता है? दोस्तों मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा समुदाय सबसे पहले प्रकट होता है? पादप प्लवक, क्रस्टोज, लाइकेंस, घास या मॉश। दोस्तों वो कौन सा पादप है? वो है दोस्तों आपका कौन सा समुदाय है जो प्रकट होता है? घास। कौन सा समुदाय है? घास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।